Okay, so we'll start today's session with a quick recap of what we learned in the last session. तो हमने, if you remember, last lecture में हमने potential energy of a single charge in an external field निकाला था. So we were looking at what is potential energy of a single charge in an external field. तो अगर आपको याद है, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही किया था, तो इन दैट केस वी सेड कि जब हम एक चार्ज को, लेट अस से चार्ज क्यू को, हम जब इंफिनिटी से लाके किसी एक पॉइंट पे रख रहे हैं, तो नो वर्क इज डन, राइट. सो नो वर्क इज डन का मतलब होता है कि नो पोटेंशियल एनर्जी इज देयर फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज. ओके, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी हियर. लेकिन ये कब होता है? जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो. क्यों? क्योंकि उस केस में इस चार्ज को इंफिनिटी से लाने में वर्क डन हुआ ही नहीं. देयर वाज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी. बट इन केस अगर हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता, सो लेट्स से वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. हमारे पास इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. तो फर्स्ट थिंग इज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, वी डोंट केयर अबाउट इट. देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ से आया? कहीं से भी आ सकता है. हो सकता है मैंने यहाँ पे एक प्लेट लगाया है, यहाँ पे एक प्लेट लगाया है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है. हो सकता है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस देना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में लगाना, राइट. तो इन एनी केस, तो ये ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस पहले से रख दिए हैं और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है. हो सकता है, राइट. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, ये हमारा कंसर्न नहीं है. वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट. देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड. And now when you bring this charge from infinity to any point here, let's say to point A, अब work done होगा. तो work has to be done to bring charge Q from infinity and keep it at point A. और मैं पहले ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे एसोसिएट करके रख देता हूँ. तो हम पहले ही बोल देते हैं कि there is a coordinate system over here. So this coordinate system, ये origin हो गया x, z and this is y. और ये जो पॉइंट A है जहां पे हमने उस चार्ज को लाके रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर है r बार. Alright. तो obviously as you remember, work done W is nothing but charge that you are moving, जिस चार्ज को आप इंफिनिटी से लाके ए पॉइंट पे रख रहे हो, इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब पोटेंशियल एट आर बार, एट अ पोजीशन आर बार, ऐसा हम लिखते हैं उसको. ये पोटेंशियल किसका है? ये पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है. इसमें ये एक असम्पशन है कि चार्ज क्यू, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, सो दैट ये जो चार्ज क्यू है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं करता है. क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आपको याद होगा, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात लेते हो तो आप बोलते हो कि एक माइनस चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टूवर्ड्स होता है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स एंड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे, करेक्ट. तो जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आसपास में आ गए, तो फिर वो फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देते हैं. तो उस केस में मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना. तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडिफिकेशन होता है. तो अगर दो चार्ज एक दूसरे के आसपास में आते हैं तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई करते हैं. लेकिन हम जब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज निकाल रहे थे लास्ट सेशन में हमने देखा, तो ये चार्ज क्यू, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सच दैट ये चार्ज प्लस क्यू एक्सटर्नल फील्ड को
बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q from infinity and keeping it at point A against the potential of external electric field is Q into V of R, and this is stored in the form of potential energy U. तो हमने कल ये एक टॉपिक देखा था, राइट? एंड इन द लास्ट सेशन हमने और एक चीज देखी थी, potential energy of a system of two charges. So we have also went through potential energy of system of two charges in an external field. Potential energy of a system of two charges, okay, of a system of two charges. Two charges in an external electric field. Two charges in an external field. अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वेरी वेरी स्लाइट डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इस केस में क्या है कि थोड़ा सा चेंज ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे प्रीवियस केस में था वैसे यहाँ पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट? तो आपने पहले ये जो चार्ज प्लस Q है इसको आप इंफिनिटी से लाके पॉइंट ए पे रख रहे हो। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 है। वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज Q1, इसको मैं Q1 बोल देता हूं अभी। तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q1 V। V जब मैं सिर्फ V लिख रहा हूं, मैंने V1 लिखा क्या? नहीं। जब मैं सिर्फ V लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है। कहां पे है? R1 डिस्टेंस पे है, तो R1 बार पे। तो V of R1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एट पोजीशन वेक्टर R1। ये है वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी against external field and keeping it at point A, which is at a position vector of R1 with respect to origin, equation number 1. Now, हम एक दूसरा चार्ज ला रहे हैं। We are bringing another charge Q2 from infinity, keeping it somewhere, let us say over here at point B. इस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है R2। इस B पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस है R12। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R2 बार, दिस डिस्टेंस इज R12। तो जब मैं सेकेंड चार्ज को ला रहा था, मैं Q2 को ला रहा था, तो दो फील्ड्स ने अपोज किया। एक तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है V, उसने अपोज किया, लेकिन कहां पे देख रहे हो आप? R2 बार पे देख रहे हो। तो V ऑफ R2, तो V ऑफ R2 याद रखो, जब मैं सिर्फ V लिख रहा हूं मतलब पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है। कंफ्यूजन नहीं हो तो आप इसको V एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। इट इज अप टू यू, इट इज जस्ट मैटर ऑफ नोटेशन, ओके। प्लस अभी Q1 ने भी अपोज किया, तो Q2 को Q1 मतलब पहले चार्ज के पोटेंशियल, पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी अपोज किया V1। लेकिन ये V1 कहां देख रहे हैं हम लोग? R2 पोजीशन पे, क्योंकि सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 बार है इसलिए, राइट? ये आ गया क्वेश्चन 2। तो अब दो चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना हुआ? एडिशन ऑफ दीज टू। सो टोटल वर्क डन इज W1 plus W2. So W1 is nothing but Q1 V of R1 bar plus Q2 V of R2 bar plus Q2
V1 पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा। लेकिन आपको पता है, क्या पता है? आपको ये पता है कि पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r12 इज गिवन बाय, पहले चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले चार्ज का पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे? r12 डिस्टेंस पे। तो ये हो गया टोटल वर्क डन which is stored in the form of potential energy. So this is potential energy of system of two charges in an external field. अब कंपेयर करो, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब सिंगल पॉइंट चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी था ही नहीं, और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो दो पॉइंट चार्जेस का फील्ड पोटेंशियल एनर्जी था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12 इफ यू रिमेंबर। मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो ये टर्म और ये टर्म वहां पे नहीं होगा, सिंपल सी चीज। क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल कहां से आया फिर? तो यू सी देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। जब एक्सटर्नल फील्ड आप रखते हो तो एक्सटर्नल फील्ड भी अपोज करता है, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इन रियलिटी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी और बहुत कनेक्टेड है। अगर सिर्फ दो पॉइंट चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये दोनों टर्म्स वहां पे नहीं आएंगे, सिंपल, राइट? दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, राइट? एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, बस वो वहां पे है, दैट्स इट। वो कहां से आया, कैसे आया, वी डोंट केयर। ऑलराइट, सो डन। Let's move ahead with next topic and the last topic related to potential energy. अब हमको देखना है what is potential energy of electric dipole, potential energy of a dipole in an external field. तो एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी कितना? इसके लिए आपको 11 का कुछ बेसिक्स लगेगा, मैं पहले वो बता देता हूं, फिर हम डिराइव करेंगे, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले, एज आई हैव रिटन हियर, देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हम लोग यूनिफॉर्म ही लेते हैं। यूनिफॉर्म मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये आगे आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक बेसिक चीज जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं समझेगा तो आगे का कुछ नहीं समझेगा। अब इसमें है इलेक्ट्रिक डाइपोल। Let us go and look at some basics of electric dipole. You already know this, but again it is important for me to revise. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l, सेंटर से l यहाँ पे, सेंटर से l यहाँ पे 2l, राइट? देन हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, which is magnitude of one of the charges। दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लो, मतलब ओनली प्लस वैल्यू, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो अब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ऐसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेता हूं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑलराइट? दोनों का डिस्टेंस
दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, as you already know the distance is 2L over here, right? So distance is 2L. अब you should know one more thing. Force on a charge in an external field is Q into E bar. F equal to QE. E equal to F by Q. हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगा? Q into इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। अभी ऐसा क्यों? डायरेक्शन ऐसा क्यों? मैंने इसलिए बोला, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा तो ये नेगेटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पॉजिटिव चार्ज कहां अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, दैट इज लॉजिकल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उल्टा एरो बता दोगे, नहीं यहाँ जा रहा है, यहाँ क्यों जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ऑब्वियसली ये जो है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अदर एंड। मतलब यहाँ पे एक फोर्स है F, यहाँ पे एक फोर्स है F, both forces are equal in magnitude, opposite in direction, but they do not cancel out each other. Q, क्योंकि they are acting at two different points. That is important, right? तो क्या होगा? What happens is, अगर मेरे पास एक रॉड है, एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां लग रहा है, तो ऑब्वियसली रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग, रॉड रोटेट होगा, राइट? तो कभी भी याद रखो, अगर आपके पास दो इक्वल फोर्सेस है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं तो दे प्रोड्यूस अ रोटेशनल इफेक्ट, जिसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क, आप उसको टॉर्क बोलते हो, राइट? अगर आपके पास एक रॉड है, आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट है, कैंसलेशन, कोई मोशन नहीं, ना लीनियर ना रोटेशनल, नथिंग एंड नथिंग, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन द मोमेंट आई से दिस फोर्स इज एक्टिंग समवेयर ओवर हियर, दिस फोर्स इज एक्टिंग समवेयर ओवर हियर, then these two forces couple, दो forces couple, they produce rotational effect, moment of couple, तो torque की बात होगी। और by definition torque in such cases is R bar cross F bar। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा, आपने टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, R bar cross F bar, ये सब यूज करके आपने डिराइव किया था P bar cross E bar, where P bar is electric dipole moment which is directed from negative to positive charge, and E bar is external electric field. So that is given by, इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, डायरेक्शन छोड़ दो, PE sin theta. Why sin theta? Because by definition of cross product it is PE sin theta, ये by definition है। What is theta? Theta is angle between electric field and dipole moment, electric dipole moment P bar। तो P bar नेगेटिव से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो उन दोनों में एंगल है थीटा, करेक्ट? ये आपको इतना पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस मच, ओके। अब जब एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पर टॉर्क लग रहा है, तो वो रोटेट होगा, ऑब्वियसली रोटेट होगा, तो दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग, दिस डाइपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग, और आफ्टर सम टाइम इट विल बी एट सम डिफरेंट एंगल, तो वो रोटेट हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर हमको उसको रोटेट होने नहीं देना है, I don't want this dipole to rotate, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा
वो इस टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ बार, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ बार। मैं इसको एफ डैश बोल रहा हूँ। मतलब मैंने एक दो फोर्सेस लगा दिए, मतलब मैंने एक टॉर्क लगा दिया। मतलब ये टॉर्क क्या करेगा, ये ओरिजिनल टॉर्क को कैंसल करेगा, है ना। तो इफ यू डू नॉट वांट इलेक्ट्रिक डाइपोल टू रोटेट in an external field, you have to apply external torque, right? मान लेते हैं कि हमने एक्सटर्नल टॉर्क थोड़ा लेट लगाया, मतलब ऑलरेडी ये डाइपोल रोटेट हो गया था। जब डाइपोल रोटेट हो ही गया था, सो मान लेते हैं कि ये डाइपोल रोटेट हो गया था। जब डाइपोल रोटेट हो गया था तब उसने एंगल बना लिया था θ0, करेक्ट। मुझे उसको वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, तो मुझे θ0 से उसको रोटेट करके एंगल थीटा तक लाना है। अपने आप होगा क्या? नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू पिक्चर। फिर आप बोलते हो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। बाय द वे मैं वापस बता रहा हूं, जितना टॉर्क नेचुरली लग रहा है, कितना नेचुरली लग रहा है, पीई साइन थीटा, उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए। क्योंकि हमको सिर्फ ये श्योर करना है कि ये डाइपोल रोटेट ना हो पाए, राइट। तो जितना हमारे पास नेचुरली मतलब ओरिजिनल टॉर्क था उतना ही एक्सटर्नल होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू। लेकिन अभी रोटेट हो चुका है, तो मुझे उसको वापस उसके पोजीशन पे लाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन dw to rotate dipole by a small angle d theta is torque d theta। ऐसा क्यों? आपको याद है वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको हमेशा बोला है कि लीनियर के इक्वेशंस एज इट इज एंगुलर में यूज होते हैं। वर्क डन तो वर्क डन है ना। फोर्स लीनियर मोशन में फोर्स बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करवाता है। यहां पे रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखते हो। टॉर्क ये क्वांटिटी है जो एक एंगल से दूसरे एंगल पे लेके जाती है। तो फोर्स की जगह पे टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आ गया क्या, वर्क डन टॉर्क इनटू डी थीटा। ओके, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करना था, डी थीटा से रोटेट करना था, तो वर्क डन कितना हुआ, टाउ एक्सटर्नल इनटू डी थीटा। लेकिन मुझे मान लो कि मुझे इनिशियल एंगल θ0 से फाइनल एंगल थीटा तक रोटेट करना है, तो टोटल वर्क डन कितना, टोटल वर्क डन W इंटीग्रेशन फ्रॉम θ0 टू थीटा ओवर ऑल द स्मॉल वर्क डन। क्योंकि मैं क्या करूंगा, देखो क्या है, ये इनिशियल एंगल है θ0, मान लो ये फाइनल एंगल है थीटा, दिस इज फाइनल एंगल थीटा। तो मैं क्या करूंगा, हर बार स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। फिर और स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हर बार करते जाएंगे कब तक, जब तक θ0 से थीटा तक नहीं आ जाता। तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम θ0 इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल dw। क्योंकि हर बार जब हमने डी थीटा किया तो हर बार वो dw वर्क डन करना पड़ा था हमको। तो θ0 टू थीटा। What is torque externally? It is PE sin theta d theta. Correct. P, as I told you, P किस पे डिपेंड करता है, चार्ज चेंज किया क्या हमने, नहीं, चार्ज चेंज नहीं किया। लेंथ 12 चेंज किया क्या हमने, नहीं किया। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट को कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर रखो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया क्या, नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर रखो। हमने चेंज तो सिर्फ एंगल ही किया ना, तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ एंगल पे ही होगा। अभी आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो
डोंट वरी, डेरिवेटिव्स पता है आपको, पता है डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, ये तो पता ही है आपको। ये पता है क्या, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट ऑपरेशंस है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट ऑपरेशन का मतलब क्या कि cos थीटा का जहां डेरिवेटिव लिख रहे थे वहां पे उसका इंटीग्रेशन करो, राइट, करेक्ट। तो इट विल बी बेसिकली, आई मीन ऑब्वियसली आपको ये समझना जरूरी है, या तो अदर वे राउंड समझ लो, ये डेरिवेटिव है ना, इसको यहां से हटाओ, ये डेरिवेटिव हटाओ और साइन के आगे इंटीग्रेशन लिखो, राइट। अभी ये डी थीटा था, कहां था, लेफ्ट हैंड साइड में था, कहां जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। आई मीन इट इज मैथमेटिक्स, आई शुड नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट एनीवेज तो आ गया। तो ये नेगेटिव साइन यहां से हटा के यहां लिख दी, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर अपोजिट ऑपरेशंस। तो ये पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 to थीटा। पर्सनली मुझे माइनस साइन पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस साइन हटा देता हूँ। तो मैं जब माइनस साइन को हटाता हूँ तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो एज यू रिमूव नेगेटिव साइन यू नीड टू जस्ट इंटरचेंज द लिमिट्स। तो ये आ जाएगा आपका, आपको फिर पता है इंटीग्रेशन का रूल, थीटा की जगह पे अपर लिमिट डालो कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस लोअर लिमिट डालो कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ओके, इन रोटेटिंग electric dipole in an external field from theta 0 angle to final angle theta. This work done is stored in the form of potential energy of electric dipole. ये आ गया आपके पास potential energy of electric dipole. अब हम दो स्पेशल केसेस की बात करते हैं। पहला स्पेशल केस है, let's say for that I need this much. Let us say कि इनिशियली डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इनिशियली डाइपोल जो है वो ऐसा था, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 0 ये 90 था, करेक्ट। अब मुझे इसको रोटेट करके एक एंगल थीटा पे लाना है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, कितना वर्क डन होगा। तो क्या करोगे आप सिर्फ थीटा 0 की वैल्यू 90 डालोगे। देयरफॉर U इज इक्वल टू PE cos of 90 माइनस cos of थीटा, मतलब U इक्वल टू PE cos of 90 is 0 माइनस cos थीटा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी U इज PE नेगेटिव के साथ cos थीटा, मतलब U इज P बार डॉट E बार विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि PE cos थीटा बाय डेफिनेशन इज P बार डॉट E बार, जैसे AB cos थीटा इज A बार डॉट B बार, वैसे ही दिस इज नथिंग बट P बार डॉट E बार। तो केस नंबर 1, अगर इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, तो दिस इज द सिचुएशन। अगर केस नंबर 2, अगर इनिशियली डाइपोल पैरेलल होता, so let's say initially the dipole is like this, parallel to electric field, okay, तो parallel to electric field है, एंगल 0 है, तो potential energy will be PE cos 0 minus cos of theta, तो potential energy is PE 1 minus cos theta. So this is the potential energy stored if you are rotating a dipole which was initially parallel to electric field then to some angle, तो बाद में आपने कुछ एंगल थीटा पे इसको रोटेट कर दिया, तो दिस इज द पोटेंशियल
energy stored in an electric dipole, right? तो क्या डिफिकल्ट है यहाँ पे? कुछ भी नहीं. It's very simple, extremely simple task, right? So let us write down all this and revise once again. So this is the last topic which involves anything related to potential energy, right? तो अभी ये प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए. मैंने अभी बता दिया, बट बाय डिफॉल्ट यू शुड नो दिस. ओके, और एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम देखेंगे, बट नॉट नाउ. जब कैपेसिटर्स की बात होगी वो हम तब देखने वाले हैं. सो वी विल सी दैट लेटर. सो लेट अस जस्ट put down point by point and do a quick revision of this. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने बोला कि पहले तो डायपोल कंसिडर कर लो. डायपोल में दो चार्ज होते हैं, डिस्टेंस 12 होता है, उसको हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, राइट? सो कंसिडर a dipole with charges negative q and positive q separated by a finite distance, 12, placed in an external uniform external electric field, E bar, right? It experiences a torque. So we will try to write down as precise as possible. छोटा ही लिखेंगे, ज़्यादा उसको हम लोग extend नहीं करेंगे. So this dipole experiences a torque. So it experiences a torque. So important है, it experiences a torque, tau, right? Tau bar, which tends to rotate the dipole, right? And this torque is P bar cross E bar. Here it is assumed कि आपको पता है कि P bar क्या है, E bar क्या है, P bar का डायरेक्शन क्या है, ये सब पता है आपको. This is assumed, okay, right? थीटा क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको. थीटा is angle between P bar and E bar. लिख देता हूँ, where theta is angle between P bar and E bar, right? अब ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, जो डायपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, let us assume an external torque, tau ext, okay, external, is applied, which rotates the dipole, from some initial angle theta 0 to final angle theta, right? अब जब ये रोटेशन हो रहा है तो एक चीज आपको याद रखना है, ये रोटेशन विथ स्मॉल एंगुलर स्पीड है और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ये रोटेशन विदाउट एक्सेलरेशन है. ओके, सो विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एंगुलर
acceleration. Right? So work done by external torque is work done by the external torque is, you know already, this is from some initial angle theta 0 to theta, small work done, क्योंकि हर बार हमने d theta से रोटेट किया था. So that dw is basically external torque ext into d theta, and as you already know, this external torque is equal to the original torque, so that is Pe sine theta d theta. So as I told you कि P constant है, E constant है, इंटीग्रेशन के बाहर theta 0 to theta sine theta d theta, then you already know that integration of sine theta is minus cos theta, limits theta 0 to theta. Then negative sign अगर हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो let us interchange the limit. ऐसा है. Okay. Therefore, W work done is Pe cos of upper limit minus cos of lower limit. So this equation, let's say equation number 1, gives, this is work done, of course. So this work done is stored in the form of potential energy of the system. So this work done is stored in the form of potential energy. Right? Then this is what you should know. Therefore, W is equal to U is equal to Pe cos of theta 0 minus cos of theta, equation number 1. अब इसमें हमने लिए थे स्पेशल केसेस. We took 2 special cases here. Special cases. Case number 1, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर initially dipole perpendicular है to the electric field, so in that case, if initially the dipole is perpendicular to the electric field, that is initial angle 90, that is initial angle अगर 90 degree है, so in this case what you will have is potential energy as Pe cos of 90 minus cos of theta. मतलब you will have Pe cos 90 is 0 minus cos theta. So you will have U equal to minus Pe cos theta, which is minus P bar dot E bar. This is what you are going to have. Right? This is special case number 1. Special case number 2. If initially the dipole is parallel to the external field, if initially the dipole is parallel to the electric field, E bar, that is initial angle theta 0 is 0, so you have potential energy as Pe cos of 0 minus cos of theta,
तो दैट इज PE1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इन दैट केस, राइट। तो ये दो स्पेशल केसेस है हमारे पास, so you should know these two special cases, right? So that is all about potential energy. Good, good. इसके बाद अब we are moving ahead to a new topic: conductors, insulators, free charges, bound charges. So what I would want to do is, before we go ahead with new topic, not new chapter, new topic, we should solve some questions related to potential energy. What we have learned so far: potential, potential energy, so on and so forth. So question number, example number 8.8. अब ऐसा है, as I told you earlier, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसका एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, एग्जैक्टली समझ के करना है, क्योंकि बुक्स में लिखा है या मैंने लिख के दिया है तो वो लिख लेना है, वैसा नहीं है। You have to exactly understand कि ऐसा ही क्यों आएगा। तो ये example 8.8 is one such example where your basic understanding of potential will be tested. यहाँ पे पता लगेगा कि पोटेंशियल कितना समझा है आपको। So two charges, 5 into 10 power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point S on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ठीक है, सबसे पहले तो I will draw a figure, right? तो मैं मान लेता हूं जो पहला चार्ज है Q1 बोल देते हैं उसको, let's call first charge as Q1, इसको कैपिटल Q1 बोल देता हूं। Let's call second charge as Q2. Okay, now ऐसा है, इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, लेट अस डिनोट दिस बाय R। तो ये R डिस्टेंस है मान लेते हैं, करेक्ट। मैं इनिशियली थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। अब इन्होंने पूछा है कि कौन से पॉइंट पे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक कि कहाँ 0 होगा। वो पॉइंट S यहाँ पे होगा, या वो पॉइंट S बिटवीन Q1 Q2 होगा, या फिर वो पॉइंट S आफ्टर Q2 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? That is where your understanding of potential will be challenged. What is potential? Some constant K, charge upon distance का square, distance not square, distance basically. This is potential. Potential energy नहीं बोल रहा हूँ मैं, potential बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला है। अब सोचो, V ये प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, V ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और ये चार्ज 5 into 10 power minus 8 है, ये चार्ज -3 into 10 power minus 8 है। पहली बात तो ये है, पोटेंशियल 0 होना मतलब पहले चार्ज का पोटेंशियल और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल कैंसल आउट होना है ना। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 शुड बी 0, ऐसा होना चाहिए, राइट। और पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। अगर S पॉइंट मैंने यहां पे लिया होता तो चार्ज Q1 जो ऑलरेडी बड़ा है, इट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, ऊपर से इसका डिस्टेंस कम है, तो S पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, और Q2 चार्ज भी छोटा है, चार्ज भी कम है, चार्ज कम तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस भी ज्यादा है उसका, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो भी पोटेंशियल कम। ये तो अनफेयर हो गया फिर, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 at this point will be greater compared to potential due to charge Q2
एट द सेम पॉइंट, तो V1 प्लस V2 जीरो आ ही नहीं सकता। मैं आपको वापस बता रहा हूं, दैट इज वेयर योर JEE NEET, you are preparing for JEE NEET here in this question. कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा ये समझ लो पहले। रीजन 1 में, रीजन 2 में या रीजन 3 में। रीजन 1 में जीरो हो नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज Q1 ऑलरेडी ज्यादा है और ऊपर से उसका डिस्टेंस कम है गिवन पॉइंट से, तो पोटेंशियल ज्यादा हो गया। चार्ज Q2 छोटा है तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस ज्यादा है तो भी पोटेंशियल कम। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 इन द रीजन 1 is less compared to charge Q1, मतलब कैंसिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यू कैनॉट हैव जीरो पोटेंशियल हियर। या नहीं हो सकता, फिर कहाँ हो सकता है? फिर यहाँ पे हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि देन ऑब्वियसली ये पॉइंट इन बिटवीन है ना, तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। यहाँ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि चार्ज Q2 छोटा है, चार्ज Q2 छोटा है, राइट, चार्ज Q1 बड़ा है, तो चार्ज Q1 से ज्यादा डिस्टेंस चल जाएगा, है ना। डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। तो क्योंकि चार्ज Q1 ज्यादा है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। It is possible. So there are two possibilities basically. There are two possibilities. So possibility 1, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पॉइंट S है it lies over here. This is possibility number 1. Okay, then this is case 1. Similarly, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। Then case number 2. In case number 2, this point S will lie somewhere over here. So case 2. In both cases, given parameters will not change. Q1 तो जो है वो है 5 × 10 पावर माइनस 8 कूलम, Q2 तो जो है वो है -3 × 10 पावर माइनस 8 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये जो डिस्टेंस R था, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो था, जिसको मैंने R बोला है, ये भी R है। So distance between two charges is 16 centimeter in both cases. ये R, ये भी R, तो R 16 सेंटीमीटर है, मतलब 16 × 10 पावर माइनस 2 मीटर है। मैं मान लेता हूँ, अभी अज्यूम तो करना पड़ेगा ना हमको, हम मान लेते हैं कि Q1 से ये S पॉइंट का डिस्टेंस जो है X है, राइट। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये R माइनस X हो गया। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। केस 2 में Q1 से डिस्टेंस, अभी देखो ऐसा है कि डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है ना। तो आपके ऊपर है, अगर इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं तो Q1 से S पॉइंट का डिस्टेंस R प्लस x हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा चीज है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अब ये गिवन पैरामीटर हो गया आपके केस नंबर 1। तो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड आपको डिस्टेंस करना है ना, डिस्टेंस करना है, बोला ही है आपको फाइंड आउट डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन मैं केस 1 सॉल्व करके दूंगा, केस 1 आपको करना है, केस 2 आपको करना है। केस 1, potential due to 1 at point S plus potential due to 2 at point S should be 0, but by definition potential is 1/4 pi epsilon 0 Q1 by distance of that point from charge Q1 जो x लेके रखा है हमने पहले केस में, प्लस 1/4 pi epsilon 0 Q2 by distance of point S from Q2 जो R minus x है equal to 0. This is what you will be having. तो 1/4 pi epsilon 0 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा
कैंसिल आउट होगा ना, 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, q1/x प्लस q2/r माइनस x, ये 1/4πε0 इसको शिफ्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 करके खत्म कर देंगे. देयरफॉर यू विल हैव q1/x इक्वल टू, मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, प्लस q2/r माइनस x इक्वल टू 0, मतलब q1/x इक्वल टू माइनस q2/r माइनस x. ऐसा आ गया. अभी वैल्यूज डालो, सॉल्व करो. व्हाट बिग डील. सो यू ऑलरेडी हैव, मैं I believe in you see making calculation simple. Q1 क्या था? So if you remember what is Q1? तो Q1 की वैल्यू हमको दी हुई है how much? 5 into 10 power minus 8. तो 5 into 10 power minus 8 upon distance x equal to x था ना, x था, right? Minus of minus 3 into 10 power minus 8 by r minus x. r कितना है? 0.16 सेंटीमीटर, 0.16 मीटर. आपको आंसर अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो फिर उसको 16 ही लिख दो, फिर 16 minus x, डजंट मैटर, है ना. तो ये और ये गया, तो 5/x is equal to 3/16 minus x. तो 16 minus x into 5 equal to 3x. 16 5s is 80. 80 minus 5x equal to 3x. तो 80 equal to 3x plus 5x, मतलब 8x. Therefore 8x is 80. So x is equal to 10 centimeter. This distance 10 centimeter is measured from charge Q1. तो फिर Q2 से कितना? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि R कितना था? 16 था. तो ये हो गया आपका केस 1. अभी ऐसे ही आपको करना है केस 2, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू. सो केस 2 इज असाइनमेंट फॉर यू. और डेफिनेटली आंसर 16 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा. क्यों ज्यादा आएगा? अभी ये तो यहाँ पे है ना, ये दोनों चार्ज के बाद है ना, तो 16 प्लस समथिंग, 16 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आना चाहिए. केस 2 इज assignment. All right, so that's it for today. We'll stop here for today and more questions tomorrow.